अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। व्यूअर्स, कल हमने तफसील से बात की थी कि पार्लियामेंट में आर्मी चीफ ने जो खिताब किया तो उन्होंने उसमें कहा कि ना कोई नया पाकिस्तान ना कोई पुराना पाकिस्तान, बल्कि बात की जाए हमारा पाकिस्तान की। तो बुनियादी तौर पर तो इसका मकसद यही था कि ये यूनिटी का एक मैसेज हो, मेरा आपका ये बातें ना हो, अपना अपना वाला हिसाब ना हो, बल्कि सबके लिए उसमें गुंजाइश हो, सबके लिए उसमें यकसा मौक़े हों, सबके लिए उसमें एक जैसी ना सिर्फ ये कि सहूलियात हों, आज़ादी हो, आज़ादी इजहार हो, एहतराम हो और हिफाजत हो। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि एक रोज़ कबल ये पैगाम जारी होता है तो अगले ही दिन हम देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ख़िलाफ़ नई इंतकामी कार्रवाइयाँ लॉन्च कर दी जाती हैं। तो फिर ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हमारे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वालों के लिए क्या गुंजाइश नहीं है? हमारा पाकिस्तान क्या पीटीआई वालों का पाकिस्तान नहीं है? हमारा पाकिस्तान क्या आज भी लाकानूनियत का पाकिस्तान है? हमारा पाकिस्तान क्या आज भी एक ऐसा पाकिस्तान है कि जहां पर सिर्फ अशराफिया एक बदमाशिया की तरह अपना एक मुसल्लत शुदा एजेंडा अवाम पर मुसल्लत करने पर तुले बैठे हैं? हमारा पाकिस्तान आज भी वो पाकिस्तान है जहां पर अवाम सिर्फ कमज़ोर मखलूक हैं, भेड़ बकरियां हैं। हमारा पाकिस्तान आज भी वो पाकिस्तान है कि जहां पर तमाम तर वसाइल सिर्फ मुट्ठी भर अशराफिया के कब्जे में हैं और बाकी लोग आटे के थैलों के पीछे लंबी कतारों में दिन से रात और रात से दिन कर रहे हैं, मौत के घाट उतर रहे हैं। हमारा पाकिस्तान ऐसा पाकिस्तान है। तो क्या हमें ये हमारा पाकिस्तान ऐसा ही रखना है या फिर इसको बदलना है? फिलहाल तो बदलने के आसार नजर नहीं आ रहे। मैं बात कर रही हूँ जो इंतकामी कार्रवाई की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ जारी और सारी है। अली जैदी साहब को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी करना किसी भी जमात के सियासी रहनुमा की ये कोई ऐसा नहीं है कि ये आसमान की मखलूक है, इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जो कोई जुर्म करे उसे गिरफ्तार होना चाहिए, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक रखता हो, कितना ही बड़ा अवामी लीडर क्यों ना हो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि महज इंतकाम की आग बुझाने के लिए किसी को गिरफ्तार करना हो तो वो साफ खुल के सामने आ जाता है। अली जैदी साहब को जिस अंदाज से गिरफ्तार किया गया है वो तो यही दुहाई दे रहा है कि यहाँ पर सिर्फ इंतकामी कार्रवाई हो रही है, बदमाशी हो रही है। क्योंकि अली जैदी साहब पूछ रहे हैं कि आपके पास वारंट कहाँ है, लेकिन पुलिस घुसे चली आ रही है और उन्हें वारंट नहीं दिखा रही, उनके हाथ में कोई वारंट नहीं है। और फिर इतना ही नहीं कि उन्हें ये कहा जाए कि आप साथ चलें, बल्कि उन्हें बाकायदा बदतमीजी के साथ घसीटते हुए ले जाया जा रहा है। ये सारी जो फुटेज है सीसीटीवी कैमरे में और फिर जो वहाँ पर लोग मौजूद थे उन्होंने मोबाइल फ़ोन से जो वीडियोस बनाई हैं वो सब ने देख ली हैं। तो वो पता चल रहा है कि मकसद सिर्फ तज़हीक करना है, मकसद तजलील करना है, मकसद तौहीन करना है और मकसद यही एक मैसेज देना है कि जो आप बात नहीं मान रहे उनके साथ यही होगा। लेकिन अब ज़रा इस तरफ आ जाइए कि क्या जिनके साथ आप ये कर रहे हैं उन्होंने बात मान ली? क्या वो अपने मकसद से, अपने नज़रिए से हट गए? हमने तो ऐसा नहीं देखा। अगर आप ये समझ रहे हैं कि पीटीआई को तोड़ने के लिए, पीटीआई लीडरान को तोड़ने के लिए उनकी गिरफ्तारियां, उनके ऊपर मुकदमात, उनकी पेशियां, उनके मुंह पर कपड़े डाल के अदालतों में पेश करने से, उनको शहर शहर, गांव गांव, सूबा सूबा घुमाने से और उनके ऊपर तशद्दुद करने से अगर ये लोग अपना नज़रिया बदल रहे हैं तो ज़रूर कीजिए। लेकिन ये हो क्या रहा है? हो तो ये रहा है कि जनाब इन हथकंडों से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जो जेल में से होकर आता है अगले दिन आके फिर वही बात दोहराता है जो इससे पहले कर रहा था। मैं कितनी मिसालें दूं, सब लोग आपके सामने हैं। क्या फवाद चौधरी साहब पीटीआई छोड़ के चले गए कि जिनके मुंह पर काला कपड़ा डालकर एक बोगस से मुकदमे में उनको जेल में रखा गया? या और जो दीगर रहनुमा जिनको पकड़ा जा रहा है बारी बारी, क्या वो पीटीआई छोड़कर जाते जा रहे हैं? क्या अमजद नियाजी जिनकी कमर पर लाल डंडे से हमारे पाकिस्तान में तशद्दुद हुआ था, क्या वो आपको पीटीआई को छोड़कर चले गए या अभी तक मौजूद हैं? या जो आप और लोग गिरफ्तार कर रहे हैं, जिनको आप शहबाज गिल साहब को ले लें, जिनके ऊपर आपने जिनसी तशद्दुद तक कर दिया, क्या वो इमरान खान का साथ छोड़कर चले गए या अभी तक मौजूद हैं? और वो तमाम लोग जो जेल भरो तहरीक में गए उनके साथ भी बेईमाना सलूक किया गया। तो क्या शाह महमूद कुरैशी या असद उमर भी इमरान खान का साथ छोड़कर चले गए? ये लोग जाते हैं, कैद होते हैं, मुसीबतें झेलते हैं, तशद्दुद बर्दाश्त करते हैं, काफ़ी दिन तो लापता रहते हैं, इनका कोई पता नहीं होता कि ये किधर हैं
और फिर उसके बाद अचानक से नमूदार किया जाता है इन्हें, और वो फिर अपनी राम कथा सुनाते हैं कि हमारे साथ ये बीती है, हमारे पाकिस्तान में हमारे साथ ये हुआ है। और उसके बाद फिर वो साथ ही अगली लाइन में कह देते हैं कि हम तो वहीं खड़े हैं जहां खड़े थे, हम तो आज भी इमरान खान के साथ हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये इतने बेवकूफ़ और अंधे बहरे क्यों हो गए हैं? इन्हें समझ क्यों नहीं आ रही है कि ये पॉलिसी नाकाम हो चुकी है, फेल हो चुकी है। इससे आप इमरान खान को या पीटीआई को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे, अलबत्ता आपको नुकसान पहुंच रहा है। तो क्या आप अपना ही नुकसान करने के दर पर हैं? उनको तो रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ा। अवाम उनके साथ पहले से ज्यादा जुड़े हुए हैं, उनके लीडरान पहले से ज्यादा उनके साथ कमिटेड हैं, और इसी तरह से उनके वर्कर्स, सोशल मीडिया के लोग, कारकुनान, जो भी जिस हद तक जहां जहां इमरान खान का सिपाही है वो तो उसके साथ ही खड़ा है। तो फर्क क्या पड़ रहा है? क्यों ऐसी हरकतें कर रहे हैं? इससे सिर्फ 3-4 चीजें हो रही हैं। एक चीज तो ये हो रही है कि अवाम आपसे नफरत करने लगे हैं। दूसरी चीज ये हो रही है कि दुनिया में आपका तमाशा बन गया है। लोग देख रहे हैं कि ये बनाना रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, जहां पर कानून नाम की कोई शय एग्जिस्ट ही नहीं करती है, जहां पर किसी को भी बोगस मुकदमे में किसी भी वक्त उठाकर गायब कर दिया जाता है। या तो गिरफ्तार किया जाएगा और या फिर गायब ही कर दिया जाएगा कि पता ही नहीं होगा कि बंदा है कहाँ, और कई कई दिन उसको गायब रखा जाएगा। ना जाने कौन से अकूबत खानों में, ना जाने किन किन तफ्तीशी मराहिल से गुजारा जाएगा, और फिर उसके बाद उसे छोड़ दिया जाएगा कि जाओ भाई तुम्हारा काम हो गया। ये सारी चीज़ें सिर्फ दुनिया में आपका मजाक बना रही हैं। आप अपना असली चेहरा दुनिया में दिखा रहे हैं कि जनाब हमारे पाकिस्तान का ये है असली चेहरा, कि जहाँ पर ला कानूनियत है, जहाँ पर किसी का कोई भी हक नहीं है। हक सिर्फ उतना ही है जितना उसको दिया जाएगा, वो उतना ही बोलेगा और वो उतना ही हक इस्तेमाल कर सकता है जितना उसको दिया जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं। सिर्फ यही हो रहा है, आपकी नफरत में इजाफा हो रहा है और दुनिया आपका मजाक उड़ा रही है। वरना अगर आप ये समझ रहे हैं कि इससे किसी का सियासी नुकसान हो रहा है, कोई खौफजदा हो रहा है, तो अब वो तो नहीं हो रहा, क्योंकि खौफजदा होने के बजाय लोग तो और ज़्यादा बेखौफ हो रहे हैं। मतलब पहले तो ये होता था कि जनाब अगर बात ना मानी गई, ना मालूम नंबर से कॉल आ गई, धमकी आ गई, तो लोग सोचते थे कि ना जाने क्या हो जाएगा, चलो यार इस बात से ये बात करना छोड़ दो, ज़रा खामोश हो जाओ। अब तो लोगों को पता चल गया कि मैक्सिमम क्या होगा, अच्छा भाई ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा। अब लोगों का खौफ दूर होता जा रहा है, तो वो जो एक भ्रम था वो भी ख़त्म होता जा रहा है। तो उससे फ़ायदा क्या हो रहा है? और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका ज़्यादा जो मलबा है वो आएगा इन सियासी चेहरों के ऊपर जो इस हुकूमत में मुलव्वस हैं, जो इस हुकूमत का चेहरा है, वो सियासी एलिमेंट्स, उनके ऊपर मलबा आएगा। कल को कोई आकर पीछे जो लोग खड़े हैं, सहूलतकार हैं, उनको कम लान तान करेगा और इनको ज़्यादा करेगा, क्योंकि आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है राना सनाउल्लाह, आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है वज़ीर आज़म, आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करता है, डिफेंड करता है आसिफ जरदारी। तो जो मलबा है, जो बोझ है, वो सारा आता है सियासतदानों के ऊपर, सियासी चेहरों के ऊपर। वो अवाम में जाएंगे तो वो क्या बताएंगे कि हम क्या करके आए हैं, हम क्या करते रहे हैं। हमारी वाली जनरेशन जो कि 90s की सियासत में, 90s की दहाई में बहुत छोटी थी या बहुत कम उम्र थे, जिन्हें मालूम नहीं था कि सियासी तलखियाँ और पोलराइजेशन, सियासी पॉलिटिक्स ये कितनी ज़्यादा बढ़ सकती है, हमने वो चीज़ें नहीं देखी, और अगर देखी भी हो तो उस तरह से याद नहीं है। और उसके बाद से जो हमने देखा टाइम मुशर्रफ साहब का देखा, उसके बाद पीपल्स पार्टी का देखा, PMLN का दौर देखा, उनमें ये चीज़ें हमें उस तरह से दिखाई नहीं दी थी जो आज हमने देखी हैं। तो ये जो जनरेशन है, इसने पहली दफ़ा ये फस्तायत देखी है। मैं बड़ा सेफली इसको कह रही हूँ कि इस जनरेशन ने इस किस्म की फस्तायत पहली दफ़ा देखी है, जो ये देख रही है कि इतना ही हमारा पाकिस्तान में अंधा कानून चलता है। यानी हम तो सारी ज़िंदगी धोखे में ही रह गए, हमें तो जो बताया गया, जो पढ़ाया गया, वो तो कुछ और ही निकल आया। तो ये जनरेशन इस वक्त एक शौक की कैफियत में है, ये जनरेशन इस वक्त एक नफ़रत की कैफियत में है, और ये इस जनरेशन एक परेशानी और दर्द की कैफियत में है, क्योंकि ये तमाम जो रेवोल्यूशंस इसके ऊपर हो रही हैं, जो इंकशाफात इसके ऊपर हो रहे हैं, ये उन लोगों के बारे में जिनसे ये जनरेशन प्यार करते हुए बड़ी हुई है। इसको तकलीफ़ है कि जिनसे प्यार करते हुए हम बड़े हुए हैं, हम उनसे नफ़रत कैसे करें। जिनसे प्यार करते हुए हम बड़े हुए हैं, हम कैसे मान लें कि वो ऐसा भी कर सकते हैं। इस जनरेशन के दुख और कर्ब बिल्कुल ही सिवा हैं, और इसको समझना होगा,
क्योंकि ये जनरेशन मुख्तलिफ तरीके से रिएक्ट भी करती है। लेकिन बहरहाल आगे क्या होने जा रहा है, जरा पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर आते हैं। होने क्या जा रहा है जनाब, क्योंकि हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस बात पर बिल्कुल क्लियर है कि इलेक्शन तो होना है, 14 मई को होना है, और गवर्नर स्टेट बैंक को हिदायत भी कर दी गई है कि पैसे भी जारी कर दें। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब बबांगे दोहा लाके कह रहे हैं कि जनाब पैसे मिल भी जाएं तो नतीजा सिफर है, हमने फिर भी इलेक्शन नहीं कराने। तो अब उसके बाद एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। 50 के करीब सीनियर वकला हजरात, सीनियर तरीन वकला हजरात पूरे पाकिस्तान से लाहौर के फ्लैटीज होटल में आज गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जमा थे, और उनकी जो तकारीर हैं वो सुनने लायक है। चाहे वो एतजाज़ एहसन साहब हों, हामिद खान साहब हों, सरदार लतीफ़ खोसा साहब हों, सलमान अकरम राजा साहब हों, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हों, और बीसियों ही ऐसे वकला हैं, अजहर सिद्दीक साहब भी थे, और भी बड़े चोटी के कानूनदान यहाँ पर मौजूद थे। और इन्होंने जो गुफ्तगू की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और बड़ी मीनिंगफुल है, क्योंकि अब बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि वकला इस मामले में बिल्कुल क्लियर हैं कि चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट इनकी रेड लाइन है और इसे अबूर नहीं करने दिया जाएगा। क्योंकि अगर ये एक दफ़ा अबूर हो गई तो इसका मतलब है कि इस मुल्क में तो फिर कोई कानून और कोई आइन को मानेगा ही नहीं। सलमान अकरम राजा साहब ने आज बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि ये कहा जा रहा है कि जी 90 दिन में इंतखाब नहीं हुए तो क्या हो गया। वो कहते हैं मैं ये कहता हूँ कि 90 दिन में इंतखाब नहीं हुए तो आसमान गिर गया है। ये इतनी सीरियस बात है। अगर आपने इसको एक खिलौना बना दिया आइन को कि जब आपका दिल चाहा आपने मान लिया और जब आपका दिल चाहा आपने नहीं माना, तो फिर उसके बाद इस आइन और कानून की कोई हैसियत नहीं रहेगी। सलमान अकरम राजा साहब एक इंतहाई इंडिपेंडेंट और प्रोफेशनल वकील हैं। उनका किसी सियासी जमात की तरफ कोई ज़्यादा आप कहें कि झुकाव है, ऐसा कुछ नहीं है। और उनकी जानिब से ये बात आना एक बहुत अहम बात है। इसी तरह जो उस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे वकला थे वो बड़े इंडिपेंडेंट राय रखते हैं और वो इस बात पर बड़े वाज़े नज़र आए, बड़े पुरज़्म नज़र आए कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब इस वक्त आइन और कानून की बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहे हैं, चीफ जस्टिस के इख्तियारात की बात हो रही है। चीफ जस्टिस से जब आप ये इख्तियार ले लें कि वो बेंच नहीं बना सकता, वो सुओ मोटो नहीं ले सकता, वो अपने 184 के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो इंतज़ामिया के काम में किसी को ऑर्डर नहीं दे सकता, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके ऊपर पार्लियामेंट रिव्यू करना शुरू कर दे, इस किस्म के अगर आप कानून साजी कर देंगे तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि आप चीफ जस्टिस का ओहदा ही ख़त्म कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि देयर विल बी नो चीफ जस्टिस इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि फिर चीफ जस्टिस के तो काम ही है, जब आपने ये सारे काम, ये सारे इख्तियार उससे ले लिए तो फिर चीफ जस्टिस का तो ओहदा ही एक तरह से ख़त्म हो गया। तो क्या ये लड़ाई उमर अता बंदयाल साहब अपने लिए लड़ रहे हैं? उनका तो वक्त ख़त्म हो रहा है, उन्होंने तो सितंबर में रिटायर हो जाना है, और उन्होंने अपने जो दौर था उसमें कितने सुओ मोटो लिए, 3-4 सुओ मोटो नहीं होंगे उनके पूरे दौर में। अब उनका तो टाइम गुजर चुका है, 3-4 महीने बाकी रह गए हैं, तो वो तो खामोशी से भी अपना ये टाइम गुजार सकते थे मजीद। सवाल ये पैदा होता है कि आने वाले चीफ जस्टिस के हाथ पांव आपने बांध दिए तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट की बालादस्ती कहाँ कायम होगी? आने वाला चीफ जस्टिस, अफसोस की बात यह है कि खुद इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पा रहा कि ये लड़ाई जो इस वक्त उमर अता बंदयाल के खिलाफ लड़ी जा रही है वो असल में उसके लिए लड़ी जा रही है। उसको लग रहा है कि शायद वो इस लड़ाई में कोई फातेह होगा, लेकिन देखना होगा कि क्या वो इस लड़ाई को जीत कर भी कहीं हार तो नहीं रहा है, क्योंकि अगला चीफ जस्टिस तो उसको बनना है। और इसी तरह से आने वाले हर चीफ जस्टिस के लिए ये लड़ाई है कि उसको अपनी बालादस्ती, अपनी पोजीशन बरकरार रखनी है। अगर चीफ जस्टिस से तमाम इख्तियारात ही ले लिए जाएंगे तो फिर तो ये एक अलामती ओहदा बन के रह जाएगा, और फिर उसके बाद पार्लियामेंट जो चाहे मनमर्जी करे। फिर कल को आप एक करारदाद पेश करें और उसमें कह दें कि जी नवाज शरीफ साहब की सज़ा गलत थी, लिहाजा ये सज़ा ख़त्म की जा रही है। फिर आप कल को एक करारदाद पेश करें और उसमें कहें कि इमरान खान साहब को चूँकि अदालतें सज़ा नहीं दे रही, लिहाजा हम ये पार्लियामेंट मुतफ़िका तौर पर इमरान खान को ये सज़ा दे रहे हैं। फिर आप कल को पार्लियामेंट में कानून साजी करें या कोई करारदाद ले आएँ कि जनाब आज के बाद मुल्क में कभी इलेक्शन नहीं होंगे और यही PDM की 13 जमातें जब तक पाकिस्तान चलेगा, यही जमातें जो हैं वो साल हर साल इक़्तिदार में रहेंगी। और फिर अगर इन तमाम कानून साजियों के ऊपर कोई सुओ मोटो नहीं ले सकेगा या कोई मुदाखलत नहीं कर सकेगा तो फिर उसके बाद आप कह दीजिएगा कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, हम अवाम के नुमाइंदे हैं, जो हमारा दिल करे हम कानून साजी करें, आप कौन होते हैं हमें पूछने वाले? तो ऐसा नहीं है।
आइन तमाम कानून साजों को भी इस बात के लिए पाबंद करता है कि जो उसकी बुनियादी रूह है उसके मुताबिक ही आपको कानून साजी करनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप अवाम के नुमाइंदे हैं, आप कानून साज हैं, आप पार्लियामेंट एक बालादस्त इदारा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो चाहे कर लेंगे। आपको दिए गए फ्रेमवर्क में रहकर ही कानून साजी करना होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप किसी भी तरह से किसी भी इदारे के मातहत नहीं होंगे, जवाबदेह नहीं होंगे। ऐसा नहीं हो सकता, वरना ये निज़ाम तलपट हो जाएगा, दबरदूस हो जाएगा, गिर जाएगा। और ये पहले ही एक बोसीदा निज़ाम है। इस वक्त ये बिल्कुल अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। बका की ये जंग जारी है, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि बका की इस जंग में कहीं हमारा पाकिस्तान खुदा न खास्ता किसी ऐसे पाताल में ना चला जाए जहाँ से हमें फिर दोबारा इस तरह का पाकिस्तान भी देखना नसीब ना हो। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीलॉग में। अल्लाह हाफिज़।